गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार हम लोग दोबारा ऑनलाइन फेज में आ चुके हैं थैंक्स टू द पॉल्यूशन लेवल ऑफ दिल्ली। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ वंस अगेन बिकॉज इट्स ए वेरी हैजार्डियस कंडीशन फॉर योर हार्ट। आपके लंग्स के लिए बहुत ही दुख भरा समय है और इसलिए ज़रूरी है कि आप सारे प्रिकॉशंस लें, मास्क ज़रूर लगाएं। चलिए, विदाउट वेस्टेज ऑफ मच टाइम, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्री बोर्ड प्री बोर्ड 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स। और जैसा कि आप देख रहे हो कि आपकी स्क्रीन पर ये इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का पेपर दिखाई दे रहा है। और ये बच्चे, पहली बात तो वी आर गोइंग टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो वी शुड टेक केयर ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स वाइल वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम है कि हम अपने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखें, ठीक है। वी शुड गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली एंड देन वी शुड स्टार्ट। क्वेश्चन पेपर को 2 बार पढ़ें, कम से कम 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। और जो क्वेश्चंस आपको फर्स्ट ग्लांस में आसान लगे उसको टिक करते जाओ, हल्का सा टिक। आंसर पर मत टिक करना क्योंकि इन्विजिलेटर आपको मना कर सकता है, मना करना चाहिए, हम लोग मना करते हैं एज़ पर द रूल। तो आप क्वेश्चन पेपर टिक करते हैं, हाँ ये क्वेश्चन मैंने कर लिया है, पढ़ा हुआ है, बिल्कुल डायरेक्ट है, इसको टिक कर लिया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके सारे क्वेश्चन को एक बार आप निहार लेते हो, ओके। तो एक काम पहले आपको ये करना है, ओके। इसके बाद आप क्वेश्चन की प्रायोरिटी तय कर लो कि कौन सा क्वेश्चन को हम पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है। और इस बात का ध्यान रखें आप कि जब भी आप क्वेश्चन करने जाते हैं तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को करें जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया हो, आपने बहुत अच्छी तरीके से आपको आता है, कोई इसमें फ्लॉज नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन करने के बाद उसको अंडरलाइन करना ना भूलें, वैल्यू पॉइंट्स को अंडरलाइन जरूर करें, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है, चेकर के पास, कि वो इतना ज़्यादा समय दे पाए आपके पेपर पर, इसलिए कहीं आपको नुकसान ना हो, इसलिए आपको ये प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, तो इसका ध्यान रखें आप। अभी मैं पेपर चेक कर रहा था तो 2-3 बातें मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहली बात तो आपकी अपनी हैंड राइटिंग, स्पेसिंग, मार्जिन, रफ वर्क। तो रफ वर्क हमेशा आपका जो पेपर है उस पेपर के राइट साइड स्पेस क्रिएट कीजिए ताकि आपका समय बचे। बार बार पिछले पेज पर जाएंगे, लास्ट पेज पर जाते हैं आप और रफ करते हैं तो हर बार टर्न करने में कम से कम पूरे एग्ज़ाम के दौरान 10 से 15 मिनट मिनिमम आपका वेस्ट हो सकता है। तो इसका ध्यान रखें कि रफ स्पेस जो है बगल में ही आप रफ स्पेस क्रिएट करें और उस पर रफ वर्क करें, ठीक है। सामने सामने होगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखें कि रफ स्पेस हमेशा हम साथ ही साथ करेंगे। दूसरी बात, जब बच्चे इसका ध्यान रखें कि आप जब सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चे सेक्शन वाइज नहीं करते हैं। तो नियम यही है कि सेक्शन वाइज करें, एक सेक्शन के क्वेश्चन के साथ मिक्सअप मत करें, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को कोई असुविधा नहीं हो। ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, आप सेक्शन ए लिख के दोबारा कर सकते हैं। और कुछ दूसरी बात, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर भी प्रॉपरली नहीं लिखा है, प्रॉपरली लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। अगर और कर रहे हो तो और का नीचे लिख दो ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो भाई। आप लोग बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करने का स्पेस क्रिएट करते हो और इससे एग्जामिनर इरिटेट होता है। और आप समझ लो कि आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं एग्जामिनर कितना आपके नोट आंसर शीट को देखकर खुश होता है, तो इसका ध्यान रखिए, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और बीच बीच में और भी बातें करता रहूँगा। चलिए, तो हम आते हैं क्वेश्चन पेपर पर। ये पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1 कहता है द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी ग्रेटर देन 1। और स्टेटमेंट 2 कहता है कि चेंज इन कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर देन चेंज इन इनकम। इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये आपके क्वेश्चन हैं और आपके अल्टरनेटिव दिए हुए हैं। हम पहले स्टेटमेंट पर आते हैं। हम द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कुछ बच्चे तो कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा लेसन का है, तो मैं बता दूँ, तब तक आप सोच लीजिए कि कौन सा लेसन का है, ठीक है। और ये आपका एग्रीगेट डिमांड वाला जो लेसन है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ई डी इजकल टू एस, एस इजकल टू वाई, है ना, किन्सन थ्योरी, है ना, इनकम डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये सारे हम तो 2-3 नाम हमने बता दिए उसी लेसन के आधार पर। तो ये उस लेसन का है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MP
सी, कंज्यूम है सी होगा, MPC। तो इसमें दो तीन बातें, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी फेवर में नहीं होता हूँ। तो आपका MPC कहते ही आपके दिमाग में दो तीन फार्मूले भी आने चाहिए, जैसे MPC प्लस MPS इजकल टू 1। MPC के साथ क्या रिलेशन है, के क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, आपको याद आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। तो K इजकल टू 1/1 माइनस MPC, ठीक है, ओके। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC कैन बी ग्रेटर देन 1। और MPC का मतलब क्या होता है, MPC का एक फार्मूला होता है डेल्टा C बाई डेल्टा वाई। ये फार्मूला क्या बताता है कि इनकम में चेंज होने के बाद कंजम्पशन में जो चेंज होता है, दोनों का जो रेशियो होता है, डेल्टा C मतलब चेंज इन कंजम्पशन और डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम, तो दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वही MPC होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि प्रवृत्ति, कंजम्पशन करने की प्रवृत्ति, कंजम्पशन करने की प्रवृत्ति किस बात पर डिपेंड करती है, तो इनकम पर। तो अगर इनकम में परिवर्तन हो रहा है तो कंजम्पशन में जो परिवर्तन हो रहा है, तो कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का जो रेशियो वही MPC है, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचना होगा, क्या ऐसा आप सोच सकते हैं कि इनकम में 5 रुपये परिवर्तन हो और कंजम्पशन में 10 रुपये हो जाए, ठीक है। डेल्टा C बाई डेल्टा वाई क्या बताता है कि इनकम में चेंज होगा, उसके बाद कंजम्पशन में चेंज होगा। तो इनकम में 5 रुपये हो और कंजम्पशन में ज़्यादा हो, एक से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, एक होने का मतलब क्या होगा, MPC अगर हम बोलते हैं कि एक, MPC की वैल्यू 1 होगी, मतलब क्या हुआ, MPC इजकल टू डेल्टा C बाई डेल्टा वाई। तो मतलब डेल्टा C और डेल्टा वाई बराबर होंगे तभी तो MPC 1 होगा, क्योंकि डेल्टा C बाई डेल्टा C कर दें डेल्टा वाई की जगह, बराबर है तो डेल्टा C की जगह हम डेल्टा वाई ले सकते हैं या डेल्टा वाई की जगह डेल्टा C ले सकते हैं, ठीक है। तो MPC की वैल्यू 1 कब होगी, जब डेल्टा C और डेल्टा वाई बराबर हो, मतलब जितना हमने इनकम बढ़ाया उतना ही खर्च कर दिया। ये तो संभव लगता है, लेकिन ये संभव नहीं लगता है कि इनकम 5 रुपये बढ़े और कंजम्पशन 5 से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि 5 से ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा तभी 1 से बड़ा हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल फॉल्स है। व्हाट अ पॉइंट, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ओके, वेरी गुड। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पर। चेंज इन कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर देन चेंज इन इनकम, ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर देन चेंज इन इनकम। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या संभव है, चेंज इन कंजम्पशन अभी भी तो बता रहा था, इसी बात पर चर्चा हो रही थी, ठीक है। तो चेंज इन कंजम्पशन कैन नॉट बी ग्रेटर देन चेंज इन इनकम। सो इसमें बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ये फॉल्स होंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू, क्लियर टू यू डियर, वेरी गुड। चलिए ठीक है, आपके मैसेज देख रहा हूँ मैं। चलिए, भारत में व्यापार करने, अच्छा सॉरी हिंदी सेकेंड क्वेश्चन says, India is taking huge leaps in the index of ease of doing business, ठीक है। India is taking huge leaps in the index of ease of doing business, ठीक है। As a result, many MNCs are shifting their production base to India। और इसके कारण इंडिया जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस में जो आसानी हो उसमें काफ़ी इसने उछाल मारी है। ह्यूज लिप्स इन द इंडेक्स, जो इसका इंडेक्स है, जो देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट होता है, उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आता है, तो ज़रूर आप हिंदी को रेफर करें। जैसे भारत में व्यापार करने में आसानी से सूचकांक में बड़ी छलांग लगा रही है, नतीजन कई बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने उत्पादन आधार को भारत में स्थानांतरित कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें कि अगर किसी क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन में आपको प्रॉब्लम होती है, यू मस्ट शिफ्ट टू हिंदी वर्जन ऑल्सो। तो इंडिया इज टेकिंग ह्यूज लिप्स इन द इंडेक्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एज ए रिजल्ट मेनी MNCs आर शिफ्टिंग देयर प्रोडक्शन बेस टू इंडिया। तो बहुत सारे MNCs जो है अपने प्रोडक्शन बेस को इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द फॉलोइंग। Production of cars in India will rise, production and sale of cycles in India will rise, inflow of US dollars in India will rise, outflow of US dollar from India will rise। अभी आपके ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शंस में जाने से पहले वी शुड रीथिंक ऑन द क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इंडिया इज टेकिंग ह्यूज लिप्स इन द इंडेक्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में आसानी हो रही है, बिजनेस को आसान करने के लिए सरकार ने बहुत सारे नियमों में रूल्स रेगुलेशंस में
आसानी की है, उसमें छूट दिया है। तो इसका असर क्या हो रहा है कि बहुत सारी एमएनसीज भारत में अपना प्रोडक्शन बेस को स्थापित करना चाह रही हैं, अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को यहाँ लगाना चाह रही हैं। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा जब बहुत सारी कंपनियाँ, इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि आपके यहाँ एफडीआई हो रहा है, ठीक है, आपके यहाँ बाहर से कंपनियाँ आ रही हैं, अपने एसेट्स को ला रही हैं, अपने मशीन्स को ला रही हैं, प्रोडक्शन सेंटर ला रही हैं। तो मतलब क्या, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। अब बाहर से पैसा आ रहा है तो ये क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, इज इन अकाउंटिंग सेंस इट रिकॉर्ड्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, ठीक है। तो बाहर से अगर पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट आइटम होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे कि ये हमारा क्या होगा, इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर्स इन इंडिया विल राइज, ठीक है। यूएस ऑफ इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर्स इन इंडिया विल राइज, ओके। तो ये हमारा जो इसमें दिखाई दे रहा है ना थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन क्या, इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर्स इन इंडिया विल राइज, ओके। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, अब इस क्वेश्चन को तैयार करते करते आपको करना क्या है कि पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक विजुअल इम्पैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। पहली बात, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो ये अकाउंटिंग सेंस में होता है, पॉइंट नंबर 1। ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, एक देश का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, हमारे यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च है, ठीक है। तो इस तरीके इनफ्लो अगर हो रहा है तो क्रेडिट आइटम होगा, आउटफ्लो हो रहा है तो डेबिट आइटम होगा। अकाउंटिंग सेंस का मतलब यही होता है। तो इस तरीके से पहला आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो ट्रांजैक्शंस है उसको आपने अपने दिमाग में बैठाया कि किस तरह के ट्रांजैक्शंस आते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, ये सब चीज़ें आपने दिमाग में बैठा ली। इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो मेजर कंपोनेंट क्या होता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। मेजर कंपोनेंट है, एरर्स एंड ओमिशंस होता है, बट मेजर 2 कंपोनेंट्स आते हैं, ओके। तो ठीक है, तो अब करंट अकाउंट में क्या है, विजिबल आइटम्स, टेंजिबल आइटम, नॉन टेंजिबल आइटम, विजिबल इनविजिबल आइटम्स, ठीक है, और यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन सेम मेजर होते हैं। तो इसको आपने याद कर लिया। फिर कैपिटल अकाउंट में क्या होता है उसको हम देख लिया, जैसे एफडीआई वगैरह। तो इस तरीके से आप इसको सिलसिलेवार तरीके से आपके दिमाग में पूरा इमेज जब होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहली बात आप ये ध्यान रखें कि इसका एक टेबल बनाकर, है ना, टेबल बना होना चाहिए। टेबल में बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे मैंने आपको क्लास में बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि बैलेंस बड़ा सर्किल बना दिया था, एक उसको नाम दिया था बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमने कहा कि एक पिता है, पिता की 2 संतानें, एक संतान बैलेंस ऑफ पेमेंट, पापा का दादाजी का नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट, दादाजी के 2 बच्चे, एक बच्चे का नाम करंट अकाउंट, दूसरे का नाम कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के 3 बच्चे, मेजर बच्चे, ठीक है, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस। इस तरह से कैपिटल अकाउंट। तो आप इस तरीके से जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हम 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसका मेरे कहने का मतलब है कि आप जब एक क्वेश्चन उठाते हो ना तो केवल उस क्वेश्चन को सॉल्व ना करो, उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको रिकॉल करने का प्रयास करो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। चलो चलो ठीक है, मैसेज देख लिया मैंने। यदि एम पी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी यहाँ, इफ़ एम पी सी इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। एमपीसी की वैल्यू 0 कर दिया, ठीक है, तो मल्टीप्लायर। तो अब इस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लायर और एमपीसी का रिलेशन मालूम होना चाहिए। अब देखो ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लायर और एमपीसी का रिलेशन क्या है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। यहाँ ध्यान रखना कि मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। मल्टीप्लायर का वो फॉर्मूला, मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है, k इज इक्वल टू 1/MPS, ठीक है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी तो होता ही है, ठीक है। और हम जानते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो एमपीएस क्या हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 1/MPS एक फार्मूला, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीएस दूसरा फार्मूला, और k इज इक्वल टू जो मूल जो डिफिनीशन के आधार पर जो फार्मूला बना है हमारा, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। तो इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एमपीसी इज इक्वल टू 0, ठीक है, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज चूज फ्रॉम द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, ओके। तो आपको एमपीसी और के का रिलेशन जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, के इज इक्वल टू 1
बाय 1 माइनस MPC, तो 1 और आपने MPC की वैल्यू जीरो कर दिया है, तो 1 बाय 1 माइनस 0, तो 1 बाई 1, तो इजकल टू 1। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हुई? 1। अगर MPC की वैल्यू 0 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए ठीक है, तो हम फोर्थ क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया। थैंक यू।